अशफाक साहब, ये टैक्स डायरेक्टरी आपने भी देखी होगी। अब इसमें बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे हैं जिसमें वजीर आज़म इमरान खान का भी केस है कि अगर उनका एग्रीकल्चर टैक्स और एफबीआर को जो टैक्स अदा किया है वो भी मिला लें तो वो 4 लाख रुपए के आसपास बनता है। लेकिन 300 कनाल के घर में रहते हैं, जाहिर सी बात है इतने बड़े घर को मेंटेन करने के लिए एक एक्सपेंडिचर होगा, एक खर्चा होगा, ये कैसे मेंटेन किया जाता है। और इसी तरह दूसरे पार्लियामेंटेरियंस भी, जायदाद बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम टैक्स हार्डली जो है चंद 100 या चंद हजार रुपए में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखिए, दो चीजें आपने बात की और आपने सही निशानदेही की है इन चीजों की। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कुछ आपको इनहेरिटेंस में आती हैं ज़मीनें, जैसे विरासत में आपको नाना से, दादा से मिली, अब्बू से, अम्मी से मिली, तो वो एसेट्स आती हैं। और कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो टैक्स के हवाले से आप कहेंगे तो ज़राअत पे मबनी आपकी आमदन होती है, जिसका सूबाई ज़मरे में टैक्स आता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मेरी सिंध में ज़मीन है और मैं अगर वहाँ पर कोई फसल उगाता हूँ और या कोई मेरा गार्डन है, अगर वहाँ से मुझे कोई इनकम हुई है तो उसकी इनकम का जो टैक्स होता है वो मैं सिंध गवर्नमेंट को देता हूँ। और सिंध गवर्नमेंट को जो मैं टैक्स पे करूँगा उसका रिटर्न और उसकी पेमेंट प्रूफ हम इनको अटैच कर देते हैं हमारे फेडरेशन के जो एफबीआर के रिटर्न के अंदर। तो वहाँ पर मेरा टैक्स रिफ्लेक्ट नहीं होगा मगर मेरी इनकम रिफ्लेक्ट होती है। और ये ज़रूरी है, ये कानून के अंदर ये बिल्कुल दिया हुआ है कि जब तक आप वो इनकम जाहिर नहीं करेंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए, यानी आपकी जो वेल्थ होगी जो उसके ज़रिए, इनकम के ज़रिए आई होगी, ये वाइट कंसीडर नहीं की जाएगी। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि इतनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं और कुछ तो इनहेरिटेंस से होंगी, कुछ इनकम इनकी अपनी होगी, उनसे उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी होगी, वहाँ से आई होगी। अच्छा, मोस्टली हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो मैं डायरेक्टरी से मैं जब देखता हूँ तो वो नज़र आती है कि उन्होंने अपनी ज़्यादातर इनकम जो दिखाई है ये वो वाली इनकम होती है जो इनकी असेंबली से कटती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं या कुछ और प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल इनकम दिखाते हैं। मगर जहाँ तक रहा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब का या उनके मिनिस्टर साहब का, क्योंकि ऑफिशियली वो कोई काम नहीं कर सकते तो उनके पास सिर्फ ये होता है कि उनकी जो इनकम आती है असेंबली से, जो उनकी सैलरी वगैरह जो उनको मिलती है, वो उनके पर्क्स के जो टैक्सेस होते हैं वो, और अगर इनकी कोई और जायदाद है, रेंटल प्रॉपर्टी है, कहीं से डिविडेंड आ रहा है या कहीं पे अगर फर्ज करें कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो इनकम के तौर पे इनको आती है। अब ये है सवाल कि वो जायदादें उन्होंने कहाँ से एक्यूमुलेट की। 5 साल से पीछे आप नहीं जा सकते इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अशफाक साहब, हमने इस बात की वजाहत की और आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो एफबीआर की टैक्स डायरेक्टरी है ये उस टैक्स को शो करती है जो कि एफबीआर को दिया है। जो एग्रीकल्चर टैक्स है, ज़रूरी ज़मीन पर टैक्स होता है, वो क्योंकि सूबों को दिया जाता है तो वो इस एफबीआर के अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर वजीर आजम साहब की एग्रीकल्चर इनकम 2.5-3 लाख रुपए है या किसी साल में 4 लाख है, बिलावल की 40 लाख है, जरदारी साहब ने 2 करोड़ रुपए ज़रूरी ज़मीन टैक्स दिए, तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है जो टैक्स डायरेक्टरी में आदाद शुमार दिए गए। जी बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा और ये मुरवजा कानून पाकिस्तान का यही है कि हमारे आइन के मुताबिक जो ज़राअत पे जो टैक्स है वो सूबों का टैक्स होता है और सूबे उसको वसूल करते हैं और ये आइन में है। और इसके तहत ये बिल्कुल डिबेटेबल चीज़ है कि क्या ये वो टैक्स जो कि हमें लेना चाहिए था वही टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ज़राअत के टैक्स पे देखना लाजमी होगा और उस पे एक निज़ाम होना चाहिए चारों सूबों को मिलके बैठ के। और जिस तरीके से मैं और आप आमदन के हिसाब से अपना टैक्स देते हैं 30%, 15%, उस तरीके से उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। मैं नहीं कहता छोटे हाजियों पे टैक्स लगे, मगर ये जो टैक्स है मेरा ख्याल है इसकी रैशनल होनी चाहिए, एक्विटी होनी चाहिए। क्योंकि माजी में अगर आपने देखा हो कि ये ज़राअत के टैक्स के ऊपर ही लोगों ने अपने डॉलर्स वगैरह खरीदे और बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हैं। जितने भी केसेस आपके सामने आ रहे हैं वो यही नजर आएंगी आपको कि सारे के सारे ज्यादातर उसमें ज़राअत की इनकम आपको नजर आएगी। तो इसका मतलब ये अशफाक साहब के रूलिंग एलीट ने ये सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जिससे वो खुद मुस्तफीद हो रहे होते हैं। और इसकी जरा मुझे मिसाल भी दीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम 50 लाख है तो उस पर आपको बहुत कम टैक्स अदा करना पड़ेगा,
लेकिन यही 50 लाख अगर आपकी आमदनी किसी बिजनेस से है या आप सैलरीड पर्सन है तो उस पर आपको इससे बहुत ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो जानबूझ के क्या ये सिस्टम बनाया गया है ताकि जो रूलिंग एलीट है, पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे जो कि ज़राई इनकम कमाते हैं, उनको फायदा हासिल हो? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ शेदाद, फिर आप और आपके नादरीन खुद समझ जाएंगे कि आप देखेंगे कि ज़राअत पे अगर टैक्स आता है या दरी ज़मीनें होती हैं, अगर मैं टोटल मिला भी दूँ टैक्स, तो मेरा ख्याल है इनकी हार्डली इफेक्टिव रेट बनेगा 4 से 5% या मैक्सिमम 6%। जबकि मैं और आप इस पर लिखा होता है 15, मगर वो 15% उस तरीके से होता है कि सारे इनके अखराजात कम हो जाते हैं, तो इफेक्टिव रेट जो इनका बनेगा वो टर्नओवर का 1 से भी कम फीसद बनेगा। हमारे लिए जो बिजनेसमैन जो होते हैं या जो कंपनीज हैं, उनको मिनिमम 1.5% टैक्स आपको देना है अपनी ग्रोस रेवेन्यू का। तो इफेक्टिव रेट हमारे आते हैं, जैसे मेरा अपना पर्सनल आता है 15 से 20%, ऐसे आपका भी आता होगा। कोई सैलरी आपकी होती है तो कहीं 30% भी आता है, ज़्यादा सैलरीज होती है, तो ये ज़राअत में नहीं आता। तो मुझे ये मेरा ख्याल है FBR को करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए इनको ये भी देखना चाहिए कि इन्होंने ज़राअत पे कितना टैक्स दिया है, और फिर ये बताएं कि इन्होंने अपनी एसेट का कितना फीसद टैक्स दिया है। और इससे पहले मैंने एक बहुत एक इनको प्रिंसिपल था, आज से 3-4 साल पहले, कि मिनिमम एसेट टैक्स होना ये मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेस पे, ताकि ये जो इक्विटी है वो बिल्कुल होनी चाहिए और टैक्स पेयर का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। आप अगर देखेंगे अभी भी इंडिविजुअल नॉन सैलरीड और सैलरीड इंडिविजुअल को अगर आप देखेंगे तो उनके रिटर्न की मयार 96% है, और वो जो टैक्स दे रहे हैं वो 35% है। तो आप इससे ही इनइक्विटी देख सकते हैं। इंडिविजुअल में भी ज्यादातर आपके 0 और नील रिटर्न वाले ज्यादा होते हैं, या 200-300 रुपए। डॉक्टर साहब, एक और बात जो कि इस टैक्स डायरेक्टरी को सामने रखते हुए नजर आती है वो ये कि 42 ऐसे MNAs हैं जिन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, सिफर दिया है। ऐसे 3 सेनेटर्स भी हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल भी है, जो कि करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने सिफर टैक्स दिया है? क्या कोई ऐसी उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी जिसपे उन्होंने कोई भी टैक्स अदा किया हो? सर, मैं तो कहता हूँ उनको गोल्ड मेडल पहनाए आप कि वो सैलरी भी नहीं लगते और उनका विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं कट रहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का जो पैसा है, जो उनको सैलरी की मद में एज ए पार्लियामेंटेरियन मिलना चाहिए, वो भी नहीं ले रहे। क्योंकि अगर वो भी लेते तो उस पर तो टैक्स कटना लाजिम मलजूम है। तो अगर वो भी ये टैक्स नहीं लेते तो फिर आप उनको दाद दीजिए, ना कि इन पर क्रिटिसाइज कीजिए कि वो तो इतने महान लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से सैलरी भी नहीं ली और इस मुल्क की खिदमत करते हैं। अब रहा सवाल, ये सवाल तो FBR बताए, अब सूबाई गवर्नमेंट बता सकती है अगर वो कहीं ज़राअत से इनकम लेते हैं, कि ये कैसे हो गया कि कोई टैक्स ज़ीरो दे और ज़ीरो टैक्स के बाद अगर उसको मैं छूट दे दूं तो मेरा ख्याल है फिर बहुत बहुत शुक्रिया। उल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बात वाज़ेह रहे कि आज जो FBR ने टैक्स डायरेक्टरी इशू की है, इसमें वो ज़राई टैक्स नहीं शामिल होता जो पार्लियामेंटेरियंस देते हैं, क्योंकि वो सूबों को जाता है। इसलिए जो FBR को टैक्स दिया जाता है उसमें ही रिफ्लेक्ट नहीं करता। हमने आपको बताया वज़ीर आज़म साहब ने तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए टैक्स दिया है ज़राई टैक्स, जो कि इसमें शामिल नहीं है। बिलावल भुट्टो का तकरीबन 40 लाख रुपए ज़राई टैक्स है जो शामिल नहीं है। इसी तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी 2 करोड़ के आसपास ज़राई टैक्स दिया है जो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो अशफाक तुर्रा साहब बता रहे थे वो ये है कि एक ही जैसी इनकम अगर आपकी हो किसी बिजनेस या सैलरीड पर्सन की, और वही इनकम आपकी हो ज़राई इनकम, तो इसमें जो टैक्स का परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टम ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर में जो लोग हैं या ख़ासतौर पे जो रूलिंग एलीट है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो इस पर एक बैलेंस होना चाहिए, जो अशफाक तुर्रा साहब कह रहे थे कि इसको देखने की ज़रूरत है।